गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे और जो लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा वो समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, रिलेशन देखा था वेलोसिटी ड्रिफ्ट और करंट के साथ में। ठीक है, जो हमने कुछ वैल्यू निकाली थी उसकी बात कर ले तो हमने करंट की बात करी थी। वो क्या आया था सर? वो आया था वीना। ठीक है, और क्या बात करी थी सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी हमने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने? E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू टॉप। ये दो वैल्यूज हमने लास्ट क्लास में निकाली थी। ठीक है, तो इसी से बात आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, हेडिंग रख लीजिए आज का। क्या हेडिंग है? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो अपन ने लास्ट क्लास में बात करा था, करंट निकाला था हमने और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी मैंने। एक हल्का फुल्का आइडिया भी दिया था कि किस तरीके से हम आगे बात कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमें निकालना है क्या? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में ओम्स लॉ निकालना है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको 1 बोल देता हूं, या इसको करंट की अगर मैं बात करूं तो उसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? अगर इसको ए से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा VDEN, या फिर ज्यादा सही रहेगा VDEN। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला मेरे पास है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करना क्या है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा देखेंगे हम। J एज इट इज रह गया हमारे पास, VD की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E एम टॉप इंटू E इंटू एन। क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन लिख देते हैं, और जो जो चीज अलग हो सकती है उसको अलग अलग लिख देते हैं। तो यहां से देखा हमारे पास क्या आ गया, एन ई स्क्वायर टॉप बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कर देता हूं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है उसकी अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के पास ही क्या होती है? डायरेक्शन होती है। और इनकी डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? करंट डेंसिटी की होती है। और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर ये बोल दीजिए कि जनरलाइज्ड ओम्स लॉ। जनरलाइज्ड ओम्स लॉ यानी कि अगर एक्चुअल ओम्स लॉ की बात करें तो वो ये है। और जो हमारा फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR, जो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से आता है। ठीक है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन है। जब हम इस फॉर्मूले को एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला उसमें किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, या आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये जो वैल्यूज है हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। ये जो वैल्यू है किसी कंडक्टर और किसी टेम्परेचर के लिए ये वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये क्या रहती है? कांस्टेंट। सब चीज की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है इनकी, मतलब जो क्वांटिटीज है इनकी वैल्यूज, या इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज। टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल ओम्स लॉ। किसी भी कंडक्टर के लिए ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जो भी मेरा कंडक्टर होगा उस पर करंट किस चीजों पे डिपेंड करेगा? इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। अगर किसी कंडक्टर की बात करें, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया और उसमें जो मेरे को मिलने वाला जो करंट है, करंट बोल दीजिए या करंट डेंसिटी बोल दीजिए, अगर वो मुझे ज्यादा मिल रही है, मान लीजिए ये जे है,
इक्वल्स टू सिग्मा ई। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे मेरे को क्या मिल रहा है, ज्यादा जे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, अच्छा है, ये कांस्टेंट क्या है, हाई है, या ये बोल दीजिए कि ये ज्यादा करंट को परमिट कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यही लगा रहा हूं और इस बार मेरे को करंट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, या चार्ज करंट डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी वो क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है कि जो उसका सिग्मा है वो क्या है, कम है, सिग्मा कम है। तो इस सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, इस सिग्मा को हमने एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। इस सिग्मा को हमने एक नाम दिया है कंडक्टिविटी। अब वापस से इस पे देखते हैं, अब ढंग से समझ में आएगा कि मान लीजिए मैंने किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सिंस कि जो सिग्मा है वो कांस्टेंट है, तो अगर मैं बात करूं किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे और मेरे को उस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ज्यादा चार्ज डेंसिटी, ज्यादा करंट डेंसिटी मिल रही है, उसका मतलब क्या है कि उस चार्ज का जो कांस्टेंट है, जो कंडक्टिविटी है वो कैसी है, अच्छी है। यानी कि वो जो चार्ज है वो क्या है, कंडक्टिव है, वो इजीली अलाउ कर रहा है चार्ज को मूव करने के लिए, जिसकी वजह से जो हमें करंट है, आउटपुट है, वो ज्यादा मिल रहा है। अगर मान लीजिए इसी जगह में बात करूं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा मेरे को जो करंट डेंसिटी है, जो करंट है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। उसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टिविटी है उस मटेरियल की वो क्या है, कम है। दैट मींस कि जो चार्ज उसमें से पास हो रहा है वो इजीली पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंडक्टिविटी। और यहां से अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या निकल के आया हुआ है, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम। ये हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकल कर आ गया है। ठीक है, चाहे तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या होगी कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, मैं वर्बली बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेफिनेशन लिखे तो हम बोल सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ ईज, इट इज द measure of ease at which, it is the measure of the ease at which an electric charge can pass through a material. It is the ease at which an electric charge can pass through a material. ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई होगी। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लॉ, ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ खत्म हो गया, अभी हम ओम्स लॉ के बारे में और भी आगे बात करेंगे। उससे पहले एक बार ये जो मैंने वैल्यू निकाली है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को यहीं पर क्लियर कर लेते हैं अपन। चौक, मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रॉब्लम देखें। और स्टेडी करंट flows through a metallic conductor of non-uniform cross-sectional area, full stop, which of the following quantities remain same। ये हमें प्रॉब्लम पूछा गया है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टर दिया हुआ है, मेटेलिक कंडक्टर इस तरीके का, और उसमें कोई स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा है। कैसा करंट है, स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा है।
इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, यहाँ मान लीजिए P1 और इस पॉइंट पे P2। हमें कुछ क्वांटिटीज दी गई है। पहली की बात करें तो दैट इज करंट चार्ज डेंस मतलब करंट डेंसिटी, सेकंड इज करंट, थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्थ इज वेलोसिटी ड्रिफ्ट। हमसे पूछा गया है कि इसमें से वो कौन क्वांटिटी बताइए जो सेम रहने वाली है, जो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि कहां पर क्या चीज सेम रहेगी और क्या चेंज रहेगा। हम चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर सेम नहीं है तो क्या होगा उसकी भी अपन इस प्रॉब्लम में बात करने वाले हैं। चलिए, तो पहले उठाते हैं अपन चार्ज डेंसिटी को, करंट डेंसिटी को। ठीक है, अगर करंट डेंसिटी की बात करें, करंट डेंसिटी की बात करें तो यहाँ देख के पता चल रहा है कि करंट डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। पता चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है? अगर करंट डेंसिटी की बात करें अपन जी की, तो वो क्या होता है सर, आई अपॉन ए होता है। तो अगर सबसे पहले तो किसी भी कंडक्टर में करंट की बात करें, अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से भी कितना मिलने वाला है सर, आई करंट मिलने वाला है। तो मैं यहाँ से सेकेंड पॉइंट के बारे में तो बोल सकता हूँ कि I1 इक्वल्स टू I2 होगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको कि जो करंट होगा सर वो ऐसी क्वांटिटी है जो सेम रहने वाली है। अब बात करते हैं करंट चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, क्योंकि करंट सेम है तो जो डेंसिटी है या जो करंट चार्ज डेंसिटी है वो किस चीज पे डिपेंडेंट होगी? देखो भाई, किस पे होगी करंट डेंसिटी सर? वो डिपेंडेंट है एरिया पे। अगर एरिया ज्यादा तो डेंसिटी कम, तो यहाँ पर एरिया ज्यादा तो यहाँ पर डेंसिटी कम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर J2 जो है वो ज्यादा होगा किससे, J1 से? ये J2 है, ये J1 है। ठीक है, ये 1 को बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, 0.1 0.2। ठीक है, इसको इस तरीके से बोल दीजिए, 1 है और ये 2 है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पर चीजें डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं अपन। अगर 2 पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सर वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों होगी? फॉर्मूला देखिए, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। और किसी कंडक्टर के ये जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो J और E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी सर? वो भी करंट डेंसिटी के रेशियो में होगी, यानी कि E2 विल बी ग्रेटर देन E1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं वेलोसिटी ड्रिफ्ट की। फिर बात करते हैं वेलोसिटी ड्रिफ्ट की। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट की अगर बात करें तो उसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें वेलोसिटी ड्रिफ्ट का, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन टॉ। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है और जो चार्ज है वो क्या है, फिक्स है। तो यहां से अगर बात करें तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि यहां पर भी क्या होने वाला है, जो VD2 है वो ज्यादा होगा किससे, VD1 से। तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आप सब बता सकते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए। ठीक है, होप सबको समझ में आ गई किस तरीके से प्रॉब्लम आई थी। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि हमें ऐसी क्वांटिटी बतानी जो सेम है। तो किसी भी कंडक्टर के लिए जो करंट फ्लो होता है, चाहे कंडक्टर कैसा भी हो, छोटा बड़ा पतला मोटा, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चीजें चेंज होंगी कौन सी, जो वेक्टर्स में है, जो स्केलर क्वांटिटी है वो एज इट इज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की बात करें तो हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे, हम रेजिस्टेंस से यानी कि ओम्स लॉ और ओम्स लॉ की वैरायटी को देखते देखते और रेजिस्टेंस तक पहुंचेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, ओवरऑल हेडिंग जो है दैट इज
रेजिस्टेंस। बात वापस से अपन इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा ई से। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो जो इससे पहले हमने बात करी थी करंट और चार्ज डेंसिटी में, या चार्ज डेंसिटी और वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट में जो बात करी थी, वहां पर हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर देखें तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। वो अलग बात है कि हमने वहां पर टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करी थी रेजिस्टेंस, पर वहां पर हमने इस चीज की बात की थी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कंडक्टिविटी सिग्मा, ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है, प्रॉपर्टी किसकी, रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो वहां तक पहुंचते हैं अपन पहले और फिर आगे बात कंटिन्यू करते हैं। तो आते हैं इसी फॉर्मूले पे। अगर यहां बात करें तो किसी मटेरियल के लिए जो कंडक्टिविटी होती है वो सेम होती है किसी मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी, और किसी गिवन टेम्परेचर पे ये जो वैल्यू है कांस्टेंट रहती है। तो जो करंट डेंसिटी है वो किस पे डिपेंडेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और जैसा मैं बार बार बोल रहा था कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन पूछ ली जाए तो वो क्या होगी सर, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछ ली जाए इनडायरेक्टली तो किसकी डायरेक्शन होगी, करंट डेंसिटी में। दोनों हैंड इन हैंड है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि सर ये जो कंडक्टिविटी है इसको अब मैं नए फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 1 बाय रो, दैट इज 1 बाय रो। अब ये सर ये 1 बाय रो क्या है, तो ये जो रो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, जब हम टाइप्स ऑफ यानी कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स तब हम रेजिस्टिविटी को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। पर अभी सिर्फ समझने के लिए कि जो कंडक्टिविटी है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, और रेजिस्टिविटी भी क्या है, दोनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, डिस्कस कहाँ करेंगे, रेजिस्टेंस की जब फैक्टर्स पढ़ेंगे किस चीज पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस की मैं डेफिनेशन लिखूं तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाती है दी प्रॉपर्टी ऑफ the property of the substance due to which it opposes the flow of current through it is called its electrical resistance, is called its electrical resistance। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का अगर फॉर्म मतलब डेफिनेशन की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर फॉर्मूले की बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स टू वी आई, R इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, या यूं बोल दीजिए कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहीं से हम ओम्स लॉ की भी डेफिनेशन लिखते हैं, या ओम्स लॉ क्या बताना चाह रहा था, और हम देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर आता है, और फिर हम रेजिस्टेंस को समझते हैं। अब जो हम ओम्स लॉ प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करते हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ लिख लेते हैं यहां पर, ओम्स लॉ। कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट होती हैं सेम नाम से, पर मीनिंग उनके अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, फॉर मैनी मटीरियल्स, फॉर many materials the ratio of current density to
इलेक्ट्रिकल फील्ड टू इलेक्ट्रिकल फील्ड is constant and it is independent of the electric field producing it। इसको समझते हैं अपन। क्या बोला गया मेरे से कि बहुत से मटेरियल्स के लिए इसके लिए, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो बहुत कुछ मटेरियल्स हैं जो यहाँ फ्री बोल दीजिए कि बहुत कुछ थोड़े से मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और बाकी मटेरियल्स जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं ऐसे मटेरियल्स की जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। वो क्या रेशो को फॉलो करते हैं? वो इस रेशो को फॉलो करते हैं कि करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, और ये एक्चुअल ओम्स लॉ है, जैसा हमने पहले ही बात किया था, जनरलाइज्ड ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन है कि अगर रेशो क्या दिया हो करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कांस्टेंट हो। ठीक है, और क्या बोला गया है? जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग इट। और ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े या घटे किसी भी गिवन मटेरियल के लिए गिवन टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे बढ़े चाहे घटे उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं होने वाला है। ठीक है, पर इसका इफेक्ट किस पे होगा? करंट डेंसिटी पे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाता है तो करंट डेंसिटी भी क्या है? डबल होगी। अगर ये 4 टाइम्स हो जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। तभी तो ये रेशो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहां तक शायद सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन और अब देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला जो है V इक्वल्स टू आई आर में कन्वर्ट हुआ, यानी कि जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये है हमारा एक्चुअल ओम्स लॉ, या आदमी बोल दीजिए कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, और ये है हमारा ओम्स लॉ जो हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर है जिस पर मैंने मान लीजिए मैं कंडक्टर है L लेंथ का और जिस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है E। ठीक है, अब अगर इसमें मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो क्या होगा? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करूं मैं तो वो होगा E इंटू एल। होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली यही होगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर रीअरेंज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो वो क्या होगा सर? वो हो जाएगा डेल वी अपॉन एल। डेल वी अपॉन, इसको नंबर 1 अपन नाम दे देते हैं। अगर करंट डेंसिटी या ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या है हमारे पास? सर ओम्स लॉ है J इक्वल्स टू सिग्मा E। इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ये इतना सा काम आप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करिएगा? स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और फॉर्मूला लाने की कोशिश कीजिए V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, हो गया होगा। चलिए करके देखते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो ये क्या हो जाने वाला है? ये हो जाने वाला है सिग्मा डेल वी इंटू एल। ई की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, इसको रीअरेंज करें तो डेल वी क्या आ जाएगा मेरे पास? सर डेल वी आ जाएगा J इंटू एल अपॉन सिग्मा। J इंटू एल इंटू सिग्मा। अब मैं क्या करता हूं? इसको ऊपर और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब ऊपर और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं देखूंगा कि करंट डेंसिटी और एरिया ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? J इंटू ए इक्वल टू क्या बन जाते हैं?
करंट बन जाता है। क्या बन जाता है? करंट। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला आया डेल वी इक्वल्स टू आई एल सिग्मा ए। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। और इसी को अगर रीअरेंज करके लिखूं मैं, इसी को रीअरेंज करके लिखूं मैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए मेरे पास आ गया डेल वी इक्वल्स टू आई एल सिग्मा बाई ए। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/रो। तो डेल वी इक्वल्स टू आई रो एल बाई ए। अगर हम किसी मटेरियल के लिए बात करें, किसी मटेरियल के लिए बात करें, तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है, देख लीजिए। और शायद हमें ध्यान हो, हम इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस बोला। तो यहां से मेरे पास जो फॉर्मूला आया हुआ है डेल वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। और अगर मैं बात करूं आर की, तो आर कितना हो गया यहां से? रो एल बाई ए। यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया है? रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल बाई ए कैसे आई? ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है और ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर कैसे आया। ठीक है, अब अगर इसके आगे बात करें थोड़ी सी और कि किसकी वैल्यू क्या होती है, वो सब भी देखें अपन। तो हम देखेंगे कि यूनिट की बात कर ले, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की यूनिट की। तो यूनिट जो रेजिस्टेंस की होगी दैट विल बी ओम, और इसको हम इस तरीके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या इसको वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा था R इक्वल्स टू V बाई आई है ना। यहां से वोल्ट पर एम्पियर भी इसका एक फॉर्मूला है। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में यहां पे लिख देता हूं, वो होगा M L L L माइनस 1 होगा ना, M L2 T माइनस 3 ए। रुको डायमेंशन होगी M L2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन होगी रेजिस्टेंस की। चेक कर लेना कैसे आया, एक बार मिस्टेक हो सकती है। M L2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये इसकी डायमेंशंस आ गई। इस पे एक बेसिक सी प्रॉब्लम करके देख लेते हैं जो जनरली पूछी जाती है और जो बचपन से करते हुए भी आ रहे हैं। अपन बचपन से आते हैं, जब से पढ़ा है तो समझ में आ गया हो किस तरीके से ओम्स लॉ आया, V इक्वल्स टू आई आर, किस तरीके से रेजिस्टेंस आया और किस तरीके से R इक्वल्स टू रो एल बाई ए फॉर्मूला आया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बेसिक सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए मेरे को कोई कंडक्टर दिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, जिसकी रेडियस स्मॉल r गिवन है और रेजिस्टेंस कैपिटल R गिवन है। मेरे से बोला गया है कि अगर इस जो कंडक्टर है इसकी लेंथ को बढ़ाकर 3L कर दी जाए और हाँ बस लेंथ को 3L कर दी जाए तो हमसे R डैश पूछा गया है, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस पूछा गया। रिपीट कर देता हूं मैं, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल r है। हमें रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि अगर उस कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दी जाए तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत सौ ने सॉल्व भी कर लिया होगा, देखते हैं। अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की, इस कंडक्टर के लिए बात की जा रही दोनों जगह, दोनों केसेस में, तो सेम कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी रहने वाली है वो क्या होगी, सेम होगी।
साथ साथ किसी गिवन कंडक्टर के लिए वॉल्यूम भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ठीक है, तो अगर इस कंडक्टर की मैं वॉल्यूम की बात करूं जो इनिशियली है, जो इनिशियल वॉल्यूम है, क्या वो लेंथ इंटू एरिया होगी, क्या वो लेंथ इंटू एरिया होगी, होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। अब मान लीजिए कि बोला गया है इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 3 टाइम्स कितनी हो गई है लेंथ, एल ना रहेगा, कितनी हो गई है 3L। तो वॉल्यूम क्योंकि सेम है तो एरिया को 1/3 होना पड़ेगा, तभी तो L/A आएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस की बात करें, R डैश विल बी R, रो लेंथ कितनी है सर 3L, एरिया की बात करें A/3, यानी कि R डैश जो है वो है हमारे पास 9 रो L/A, दैट इज 9R। इसको मैं R लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस आया R डैश वो कितना आया सर, वो आया 9R। समझ में आया होगा सबको। ठीक है, यूनिट हमें पता है, अगर यूनिट यहाँ पे कुछ वैल्यू होती, मान लीजिए 2 ओम दिया है, 4 ओम दिया है, 6 ओम दिया है, तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई करके और इजीली वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े और हायर लेवल की प्रॉब्लम करने से पहले तो एक चीज और देख लेते हैं कि ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं, फिर अपन प्रॉब्लम्स देखते हैं रेजिस्टेंस पे। अगला हेडिंग डाल लीजिए, ओमिक और लीनियर कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होता है। मान लीजिए, क्या मानना है देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे को एक कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये कंडक्टर दिया हुआ है, इसके अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल क्रिएट किया, अक्रॉस एक पोटेंशियल क्रिएट किया V। ठीक है, उस पोटेंशियल की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है R, कितना है R। अब जो हमारी डेफिनेशन बोलती है ओम्स लॉ की, क्या बोलती है, V इज इक्वल या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो इसको क्या फॉलो करना चाहिए, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। अब चेक करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्या ये ओमिक कंडक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर कहीं पर एक एमीटर लगा देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे या उसको इंक्रीज करेंगे। तो जब मैं पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा तो ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं अपन, ये भी आ गया, ये आ गया। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ता चला गया, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे मैंने वोल्टेज इंक्रीज किया गया वैसे वैसे क्या है, करंट इंक्रीज होता चला गया। जैसे जैसे मैंने वोल्टेज इंक्रीज किया वैसे वैसे ही क्या है, करंट इंक्रीज होता चला गया। ठीक है, यानी कि ये जो कंडक्टर है जिसका ये ग्राफ बना है, ये किसको फॉलो कर रहा है सर, ये V इक्वल्स टू IR को फॉलो करता है। और जो कंडक्टर V इक्वल्स टू IR को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर या फिर लीनियर कंडक्टर। लीनियर कंडक्टर कहां से नाम पड़ा, लीनियर पड़ा इस लाइन से। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, लीनियर लाइन आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ये कंडीशन कब की है, जब रेजिस्टिविटी या ये बोल दीजिए कि इस मटेरियल की प्रॉपर्टी और ये जो टेम्परेचर है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो
उस केस में जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा कंडक्टर पे, तो उसमें जो करंट पास हो रहा होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट आई इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, जिनमें जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उनमें क्या होता है, यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, ये आई इंक्रीजिंग में और ये भी इस तरफ इंक्रीजिंग में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं या कुछ मटेरियल्स की मैं बात करूं, कंडक्टर नहीं बोलूंगा मैं उनको, मटेरियल्स की बात करूं मैं, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें जब मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूं, ठीक है, तो करंट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता है, करंट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे, जितना मैंने वोल्टेज इंक्रीज किया उसके रेस्पेक्ट में उतना ही करंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, पर कुछ मटेरियल्स वो ऐसे होते हैं जिनका जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो करंट फ्लो है वो कम होता चला जाता है। इस टाइप के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल्स बोलते हैं। जब इनको हम चेक करेंगे तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का रहेगा, कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है इस तरीके से ऊपर की तरफ भी हो सकता है कि थोड़ा वोल्टेज बढ़ा और करंट कुछ एक्सपोनेंशियली ज्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, ओमिक कंडक्टर्स होंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा शायद इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं इन मटेरियल्स की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, या यूं बोल लीजिए कि इनके अंदर के जो एटम्स हैं या जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, आयनाइज हो जाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके ग्राफ बनता है। ये कोई एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअल ग्राफ है। अगर हम ओमिक की बात करें, ओमिक मटेरियल के लिए, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। पर अगर हम नॉन ओमिक की बात करें तो ग्राफ कुछ भी बन सकता है, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में कि भाई लीनियर नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम या एक सवाल पूछ लिया जाए आपसे, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो इसको ले लेते हैं हम 1 और एक पॉइंट में इसको लेता हूं 2। आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑप्शन दे देता हूं मैं, R1 ग्रेटर देन R2 और R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, R1 होगा, ये R2 होगा। इसको देखिए और बताइए कि क्या होने वाला है या किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इन दो पॉइंट्स में आपको रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है हमारे एग्जाम में कि हमसे पूछ लिया जाता है इन दो पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस बताइए, तो क्या होगा रेजिस्टेंस। चलो देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे ही हमने वोल्टेज इंक्रीज किया, ठीक है, यहां पे वोल्टेज इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस R1 आ गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो मैंने वोल्टेज क्या है बहुत ज्यादा बढ़ाया, वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज किया और करंट क्या है बहुत कम इंक्रीज हुआ। अगर फॉर्मूले की बात करें R की, तो फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू V बाई आई, R इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए, अगर वैल्यूज में है यहाँ पर नहीं है तो हम इस तरीके से करते हैं। जैसे कि मेरे को ग्राफ देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वोल्टेज में डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा है इन रेस्पेक्ट टू करंट, विद रिस्पेक्ट टू करंट। यानी कि R1 का जो रेजिस्टेंस होगा, R1 का रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, R2 से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर अगर देखा जाए दोनों पॉइंट्स पर वोल्टेज क्या है सेम इंक्रीज किया गया है, वोल्टेज सेम इंक्रीज किया गया है। यहाँ पे अगर मान लीजिए V किया गया है तो यहाँ पर कितना किया गया है, 2V। ठीक है, पर जो करंट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो करंट 2I इंक्रीज हुआ है, पर यहाँ पे करंट कितना इंक्रीज हुआ है, I। ठीक है, यानी कि यूं बोल लीजिए कि यहाँ तक 3I हो गया है टोटल लेंथ में। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे हम, तो हम देखेंगे कि जो R2 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि R2 इज ग्रेटर देन
R1। समझ में आया? मैं रिपीट कर दूँ एक बार। मेरे को ग्राफ दिया हुआ है V वर्सेस I, ठीक है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है। मेरे से पूछा गया है कि इन दो पॉइंट्स में से किस पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मैं चेक कर रहा हूँ, वैल्यूज नहीं है मान लीजिए, तो मैं क्या देखूंगा, डिफरेंस देखूंगा दो पॉइंट्स के बीच का। R1 को की कंपैरिजन में देख रहे हैं अपन, ठीक है। R1 में कुछ बढ़ाया गया, कुछ करंट इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही मैं इस फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जा रहा हूँ, मैंने देखा कि मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया है वो क्या है, बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन करंट, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन करंट। यानी कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल देने पर भी क्या हो रहा है, बहुत सारा वोल्टेज देने पर भी क्या है, जो करंट है वो क्या हुआ है, बहुत कम इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी कि 2 पॉइंट पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। एक और प्रॉब्लम करके देख लेते हैं इस पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस बार थोड़ा सा अलग बना देते हैं इसको। इस बार V इस तरफ ले लेते हैं और I इस तरफ ले लेते हैं, और ये ग्राफ इस तरीके से मैंने बना दिया है। वापस से दो पॉइंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर R1 और यहाँ पर R2। वापस बताना है कि R1 ग्रेटर होगा R2 से या R2 ग्रेटर होगा R1 से। बताइए भाई क्या होगा। चलिए वापस आते हैं प्रॉब्लम पे। आगे होगा आंसर क्या आया सर, ये आया R1 इज ग्रेटर देन R2, यही आया सबका। देखते हैं कैसे। सर पहले की तरह वापस चेक करते हैं। अगर R1 के लिए बात करें तो इतना वोल्टेज, इस बार जो वोल्टेज है और जो करंट है उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। इस बार वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज हो रहा है इतना सा, पर मैंने वोल्टेज तो हल्का सा बढ़ाया है और करंट क्या है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उस कंडक्टर की या उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कम है। तभी तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कम है इसके रिस्पेक्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस 1 है वो क्या है, रेजिस्टेंस 2 से ज्यादा है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कल की क्लास में अपन R इक्वल्स टू रो एल बाई ए से जितने भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे और आगे की और भी जो चीजें हैं उस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।